हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले फिजिक्स को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में, बड़े ही बेसिक से हाई लेवल डिस्कशन होने वाला है और हर टॉपिक पर, हर कॉन्सेप्ट पर हम बड़े ही ध्यान से, बड़े ही फोकस और हर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास भी हर बार की तरह बड़ी ही शानदार और धांसू होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका न्यूमेरिकल आपको हर एग्जाम में मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। लगभग हर जगह, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड डेरिवेशंस आपके बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनमें, या फिर आप जो आईआईटी, नीट, एयरफोर्स नेवी, एनडीए या फिर एनटीएससी टाइप एग्जाम देते हैं, उन सब में इससे रिलेटेड या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई ना कोई आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है हमारी 12th क्लास फिजिक्स और स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड के हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। नीट, आईआईटी, जेईई, एनटीएससी, इन सब एग्जाम में भी जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने के चांसेस बनते हैं, उन सब पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी, संधारित्र में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान देना। आपको यदि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बट जरूरी है उससे पहले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके लिए जरूरी है कि आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने बस एंजॉय करने के लिए क्लास ले रखी है या फिर बस मजे ले रहे हो या फिर आपका ध्यान कहीं और है, तो मेरे भाई बेटा इसको जरूरत नहीं है। बंद कर दे इन सबको और अपना काम कर ले, जहां तेरा ध्यान है वो काम कर ले। लेकिन यदि तुझे पढ़ना है, सक्सेस होना है, नंबर लाना है, ये जो फिजिक्स का जो डर है उसका भूत भगाना है, इस सब्जेक्ट को अपनी पकड़ बनानी है, तो फिर पूरे ध्यान के साथ इधर मेरे साइड आ जा, बोर्ड पे पूरा ध्यान रख। फिर मैं गारंटी लेता हूं ऐसा चुटकियों में सॉल्व कर देगा सवाल को। आगे मेरी बात समझ में, लेकिन अपना ध्यान कहीं और मत रख। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक की कि संधारित्र में जो ये एनर्जी स्टोर होती है, जो ऊर्जा संचित होती है, वो आती कहां से। देखो, सीधा सा सिस्टम है कि जब आप चार्ज देते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जब पहली बार चार्ज देते हो तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। बट जब आप बार बार चार्ज की वैल्यूज बढ़ाते रहते हो तो धीरे धीरे आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि सामने चार्ज अवेलेबल है, वो हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, आपको रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने इसको सबसे पहले एक इंस्टॉलमेंट दे दी क्यू चार्ज की। तो जैसे ही मैंने इस पर क्यू चार्ज दिया, मुझे क्या कार्य करना पड़ेगा। यदि आपने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, नहीं पढ़ा है तो पहले उसको ज्वाइन कर लेना, वो क्लास अटेंड करना, पहले उसको पढ़ लेना, तब ये आइडिया आप समझ पाएंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, जब आप क्यू चार्ज लेकर आते हो यहाँ पर, तो प्लेटों पर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो इस वजह से क्यू को लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो मैं आसानी से क्यू चार्ज इसको दे देता हूं। जैसे भी क्यू चार्ज को प्लेटों पर लाऊंगा, सपोज करो ये क्यू चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मैं मान लेता हूं C। मैंने जब इसको क्यू चार्ज दिया, जब क्यू चार्ज दिया तो उससे पहले यहां कुछ नहीं था, बट जैसे ही क्यू चार्ज दिया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और पोटेंशियल भी आ गया। तो देखो, सो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर V, और V इक्वल होता है Q अपॉन C। तो Q चार्ज दिया, कैपेसिटेंस यानी धारिता C है, मान लिया, अज्यूम किया कि कैपेसिटेंस C है, Q चार्ज देने पर यहाँ पोटेंशियल आ गया, विभव आ गया, जिसका मान है Q अपॉन C।
ठीक है, अब देखो मैं अगली बार एक इंस्टॉलमेंट और देता हूं इसको चार्जेस की, जिसकी नाम है DQ। जब मैं DQ चार्ज दूंगा तो यहां पर पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बट अभी प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, पोटेंशियल V हो गया है, क्या देने पर, Q चार्ज देने पर। तो जब मैं इसको DQ चार्ज दूंगा, जब यहाँ पर DQ चार्ज लेकर आऊंगा, आप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि हमें DQ चार्ज इसको देकर चार्ज करना है, आवेशित करना है, या ये समझ लीजिए कि DQ चार्ज मुझे यहाँ पर लाना है। तो जब मैं DQ चार्ज को यहाँ पर लेकर आऊंगा तो सामने पहले से ही चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पर पहले से ही आवेश मौजूद है, और ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, वो मेरे को रिपल्सिव फोर्स लगाकर दूर भगाएंगे, मेरे ऊपर प्रतिकर्षित बल लगाकर मुझे दूर भगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ऐसे समझ सकते हैं। तो जब ये मेरे ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फिर भी मुझे चार्ज को यहाँ पर देना है, तो सपोज करो ये फोर्स लगाएंगे यहाँ पर इस साइड में, तो मेरे को चार्ज को इधर लेकर आना है, तो मैं इसको इधर लेकर आऊंगा, चार्ज पर फोर्स लगाऊंगा इस साइड, और मैंने DQ चार्ज को यहाँ पर दे दिया है। तो DQ चार्ज देने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो, सो वर्क डन टू ट्रांसफर DQ चार्ज, देने के लिए DQ आवेश, और देने के लिए कह सकते हैं किया गया कार्य, वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। जो चार्ज आप ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, उस चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पोटेंशियल से, विद्युत विभव से। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, जस्ट जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बड़े ढंग से समझाया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो पहले आप उसको भी देख लीजिएगा, और यदि वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया है। dW इक्वल टू V की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख देता हूँ Q/C, V की वैल्यू आ गई यहाँ से Q/C, और ये हो गया DQ। ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया है। जब मैं DQ चार्ज को लेकर आता हूँ तब का वर्क डन हुआ है, ध्यान रखना। फिर मान लो, सपोज करो मैं DQ1 चार्ज ले आया, फिर मैं यहाँ पे Q2 चार्ज ले आया, ऐसे अलग अलग चार्ज ले आया। जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, हर बार मुझे वर्क डन करता रहना पड़ेगा। तब मैंने सभी चार्ज मिलाकर टोटल चार्ज दे दिए Q। पहले इस पे कुछ नहीं था, अब मैंने थोड़े थोड़े मिलाकर पूरे इसको दे दिए, तो पूरे चार्ज मिलकर कितने बन गए, कैपिटल Q। तो Q तक देने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। Q दिया, नहीं किया, करना पड़ा कोई भी वर्क डन। फिर DQ दिया, तब मुझे कार्य करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। तब फिर DQ1 किया, फिर मुझे वर्क करना पड़ा। DQ2 किया, फिर वर्क डन हुआ। तो हर बार जब मैं चार्ज देता जाऊंगा, ट्रांसफर करता रहूंगा, हर बार वर्क करना पड़ेगा, हर बार वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो टोटल चार्ज, कुल आवेश देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए साथ ही साथ में। ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। मुझे चाहिए टोटल वर्क डन, सो जीरो टू Q। सो टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम 0 टू Q, 0 से Q तक आवेश देने में किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क डन। और जब टोटल वर्क डन की बात आएगी तो मैं dW का इंटीग्रेशन कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, इधर आ जाएगा Q/C dQ। टोटल वर्क यानी W, यहां पे देखो Q/C dQ,
चार्ज हम कहां से कहां तक दे रहे हैं, 0 से टोटल चार्ज कैपिटल Q। तो यहां पर लिमिट लगा दी है मैंने, W इज इक्वल टू 1/c बाहर ले लूंगा, 0 टू कैपिटल Q Q dQ। अब यदि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, समाकलन पढ़ा है और उसके फॉर्मूलाज यदि आपको याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। Q का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है dQ के साथ में, तो जो पावर होती है उस पावर में 1 ऐड हो जाता है। समाकलन की बात की जाए तो देखो यहाँ पर x dx इंटीग्रेशन करना है तो x की जो पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है और जितनी पावर ऊपर है उतनी ही पावर नीचे हो जाती है, तो ये हो जाएगा x2/4। ठीक है, ये 11th का कॉन्सेप्ट है और यदि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट में ये आ चुका होगा, नहीं आया है तो भी मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया है। तो देखिए Q है, Q की पावर 1 है तो इस पर 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी 1 + 1 आ जाएगा और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से Q। लिमिट अब लगाते हैं जब हमें शुरुआत से लेकर लास्ट तक कुछ वैल्यू चेंज होती है, टोटल हमें निकालना होता है। तो पहले मैंने इसको स्मॉल q दिया, फिर dq दिया, फिर कुछ और दिया, बार बार देता रहा। बट जब मैंने कुछ नहीं दिया तब 0 चार्ज था और जब सब कुछ दे दिया तब टोटल चार्ज कितना हो गया q। तो हर बार मुझे वर्क करना पड़ा, हर बार मुझे कार्य करना पड़ा, तो टोटल वर्क कितना हुआ, कुल कार्य कितना हुआ, ये मुझे निकालना था। इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिट भी लगा दी थी। देन w इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 1/c, यहाँ बचेगा q²/2, ये 2 और ये q²। लिमिट सॉल्व करो तो देखिए 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो 2 यहाँ पर आ गया है। ये आपके पास q² है, 0 से कैपिटल Q, एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक बार लोअर लिमिट रखनी है, तो यहाँ आएगा q², एक बार यहाँ पर 0 रखोगे तो 0²। ठीक है, अब देखिए यहां से W की बात की जाए, W इज इक्वल टू q² में से 0 गया तो q² ही रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा 2c, देन q²/2c। दिस इज वर्क डन। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 तरीके के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बलों में जो हम कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये जो टोटल वर्क डन है, जो हमने टोटल कार्य किया है, कुल कार्य किया है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ही कार्य होगा, q²/2c इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो u का फॉर्मूला होगा q²/2c। यही कैपेसिटर में जो एनर्जी सेव हो रही है वो है, और कैपेसिटर में हमेशा जो एनर्जी सेव होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से और सॉल्व कर सकता हूं इसको। Q इक्वल टू होता है CV, तो यहां पर रख देता हूं मैं CV, रखना है मुझे यहाँ पर स्क्वायर, तो c² v² हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2c, c से c कैंसिल हो गया, देन u इक्वल टू हो जाएगा हाफ CV²। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में वापस चलूं मैं, u इक्वल टू q² को ऐसे कैसे रहने दो, 2 को ऐसे कैसे रहने दो, और ये जो c है इसकी जगह वैल्यू चेंज कर दो, तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं c इक्वल टू q/v। तो मैं यहां पर देखो लिख सकता हूं q बाय वाला जो v है, डिनोमिनेटर वाला जो ऊपर चला जाएगा नीचे से, यहां से तो ऊपर भेज दिया मैंने, q से q कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू हो गया हाफ qd। तीनों फॉर्मूले सबसे जरूरी हो गए, ये फॉर्मूला तो बहुत जरूरी, आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी कैपेसिटर को जब आप चार्ज देते हो तो आपको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, कार्य करने पर वो जो एनर्जी है, वो जो वर्क है, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है, वो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो गया। अब थोड़ी और बात करते हैं इसी के बारे में, नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है ये, ठीक है। इसके फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जरूर आने वाले हैं आपके।
आगे देखिए, अब बात करते हैं ऊर्जा घनत्व की। एनर्जी डेंसिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, तो देखो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ही एनर्जी डेंसिटी होती है। मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो देखो यहां पर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी में वॉल्यूम का डिवाइड लगा दिया जाए, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल एनर्जी अभी हमने निकाला था हाफ CV स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था अभी आपको। और V यानी वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इनटू लेंथ या डिस्टेंस, और कैपेसिटर के लिए आएगा डिस्टेंस, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, वो होता है D। अब देखो देन UV इक्वल्स टू हाफ की जगह हाफ, C यानी कैपेसिटेंस धारिता, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B। ये C की वैल्यू है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B जो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बात करते हैं V की, V यानी पोटेंशियल, और V इक्वल्स होता है E डॉट D। यहाँ पे स्क्वायर तो लिख देता हूं, स्क्वायर इनटू D स्क्वायर। सभी वही फॉर्मूलाज है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बार-बार हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। बस जरूरत है तो कंसंट्रेशन की, फोकस की, रिवीजन की और प्रैक्टिस की, ठीक है। वो आप करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, करेंगे तो बढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज यहीं रहेंगे और रट के रहेंगे, और ये रटने वाली वजह जो है, उसी वजह से सब्जेक्ट हमारी समझ से बाहर होने वाला है। तो समझ गए आप, क्लियर है। प्रैक्टिस करेंगे, फोकस करेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्लियर करेंगे और अच्छी मार्किंग लाएंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, आग लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट पर भी पकड़ बनाने वाले। और यदि नहीं करेंगे तो यहीं रहेंगे, रट के रहेंगे, और लास्ट में मार्किंग भी खोकर रहेंगे। समझ गए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअली आता है, ठीक है। बात करते हैं एरिया की। एरिया की जगह मैं एरिया रख देता हूं, डिस्टेंस की जगह मैं डिस्टेंस D रख देता हूं। ये देखो D इंटू D स्क्वायर कैंसिल हो गया, A इंटू A कैंसिल हो गया। तो अब डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू है हाफ, यहाँ पे स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल है, वो मैं जब चैप्टर खत्म होगा तब बताने वाला हूं। फिलहाल आप डेरिवेशन और इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे आप तो वहां पर ये सब आने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस को लेके, कॉम्बिनेशन किस तरीके से होते हैं, कैपेसिटेंस कैसे होने वाला है, कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कैसे होने वाली है। एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और नॉर्मली बच्चे इसको स्किप करते हैं या उनसे सॉल्व नहीं होता है। तो कल जो क्लास होगी उसमें यही सब पढ़ने वाले हैं, इसी पर पकड़ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।